हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आज हम गुप्त वंश पढ़ने वाले हैं। कल हमने संपूर्ण मौर्य वंश समाप्त किया और आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा इसके बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का जो प्रारंभ हुआ था वो कब से कब तक आपका गुप्त वंश रहा था? तो ये आपका रहा था जब चंद्रगुप्त आपका तो बाद में बनता है, परंतु ये गुप्त वंश प्रारंभ हो जाता है 240 से 550 ईस्वी तक। परंतु जो ऑफिशियल माना जाता है, जहाँ पर रूल किया था, मतलब प्रभावी रूप से किया जाता, तो वो 319 में जब चंद्रगुप्त बनता है, उसका राज्याभिषेक होता है, उसको माना जाता है। परंतु अगर पूछा जाए गुप्त वंश का जो प्रारंभ हुआ था वो 240 में हुआ था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्थापना के बारे में जो सबसे पहला संस्थापक आपका कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त संस्थापक था, याद कर लेना साथ में कि श्रीगुप्त कौन था आपका संस्थापक करता था, ठीक। और ये इसका जो टाइम पीरियड था 240 से 280 तक था। इसने 3 उपाधियां धारण की थी। महाराज, याद रख लेना, आदिराज और पूर्णा ताम्रपत्र। पूर्णा ताम्रपत्र, ये तीनों उपाधियों के नाम विशेषकर याद रख लेना। और चीनी यात्री जो इत्सिंग था उसने कहा था कि मृग सिखावन में बौद्धों के लिए इसने क्या बनवाया था? जो बिहार होता है जहाँ पर वो रहते हैं वो बनाया था। परंतु जो श्रीगुप्त था वो स्वतंत्र शासक नहीं था। इसके बाद इसका पुत्र बनता है घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। और आपको पता है भीम के पुत्र का नाम की क्या था? घटोत्कच का था, उससे याद कर लेना। इसका टाइम पीरियड 280 से 319 तक रहा। इसने एक वो उपाधि धारण की थी, कौन सी? महाराज की, ठीक है। परंतु ये भी स्वतंत्र शासक नहीं था। फिर नेक्स्ट आपका बनता है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 में क्या बना? शासक बना और काफ़ी प्रतापी शासक था। इसने लिच्छवी राजकुमारी, किससे? कुमार देवी से विवाह किया और इसने अपनी राजनीतिक ताकत है उसमें वृद्धि की, ठीक है। हम सारे जो शासक हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा आप चार्ट में जान लीजिएगा कौन क्या था क्या नहीं था, फिर एक एक राजा को उठाकर उसके बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका टाइम पीरियड 319 से 335 तक रहा था, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये गुप्त संबंध की स्थापना इसने की थी। लिच्छवी वंश में अपना वैवाहिक जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए। समुद्रगुप्त 335 से 375 तक रहा था। विजयों के नेपोलियन, इन भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति इसका प्रमुख है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसका जो टाइम पीरियड 375 से 415, स्वर्ण युग, कालिदास और आर्यभट्ट का काल इसी के समय था, क्योंकि ये दोनों फेमस थे। कुमारगुप्त प्रथम था 415 से 455 तक। नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बख्तियार का खिलजी ने, जिसको काकी कहा जाता है, उसने समाप्त कर दी। फिर स्कंदगुप्त इसका प्रतापी शासक हुआ। इसने हुणों को समाप्त किया और साम्राज्य की स्थापना अपनी बनाई और रक्षा की अपने साम्राज्य की। 455 से 467 तक ये रहा था, ठीक है। और ये अब सारे राजाओं के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अपन जो वंशावली कला साहित्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले राजाओं के बारे में चलते हैं, फिर अपन उनकी कला साहित्य के बारे में देखेंगे। और राजाओं के बारे में सबसे पहले अपन ने श्रीगुप्त देख लिया, ठीक। महादेव की उपाधि भी इसने धारण की थी। पाटलिपुत्र पर ये अपना शासन करता था। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि, गुप्त वंश की स्थिति सुदृढ़ की थी, परंतु ये भी स्वतंत्र शासक नहीं था। अब आते हैं जो अपन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है, सिर्फ उसमें अपन को याद रखने के लिए राजा कौन था, बस इतना याद करने के लिए ज़रूरत है। सबसे पहले संस्थापक श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच जिसका पुत्र, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी पर स्वतंत्र नहीं था। अब आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसने गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। इसने जो कुमार देवी से विवाह किया था और महाराजा की उपाधि धारण की थी। जो महाराजा होते हैं उसकी उपाधि किसने धारण की थी, यानी जो महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी और गुप्त संबंध इन्होंने चलाया था। इनका जो साम्राज्य का विस्तार था वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तक था। कहाँ तक? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तक। सोने के सिक्के बनवाए जिनमें राजा रानी के प्रकार और विवाह प्रकार थे, मतलब जिसमें राजा रानी का प्रकार था और विवाह प्रकार था, इस तरह के सिक्के सरवाए। और शासन की जानकारी इसकी कहाँ से मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया था? वायु पुराण से। याद रखना है, वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? इनके शासन की जानकारी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? ये बेटा था।
गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार किया था ना, इसने बहुत महान विस्तारक था। प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा लिखित यह प्रयाग प्रशस्ति है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। 40 से अधिक राजाओं को इसने हराया। स्वयं को धर्म विजयी और बीड़ा वादक के रूप में दर्शाया, क्योंकि ये बीड़ा बजाता था, इसलिए इसने अपन खुद को क्या बताया था, बीड़ा वादक के रूप में दर्शाया था। और इसने उपनाम इसका एक और था, कहीं कहीं मिलता है। क्या नाम मिलता है आपका? कांच मिलता है और आपका कंच में हमको मिलता है। ठीक है, कांच और कंच दो इसके नाम मिलते हैं। इसने और उपाधियां भी धारण की थी। सर्वराजो छेदता की, लक्ष्य धारणी बंद की, यानी पृथ्वी को बांधने वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो विजय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्यवर्त की, यानी आर्य जो वर्त उस समय था, उसकी 12 विजय इन्होंने की थी। 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्मूलन किया था। और इन्होंने जो नीति अपनाई थी आर्यवर्त को समाप्त करने के लिए, प्रश्वोध रण की नीति थी। देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा तो। प्रश्वोध रण, इसकी इन्होंने नीति अपनाई थी। जबरदस्ती अपने शासन में इन राजाओं को मिला लिया गया था। ठीक है, और फिर दक्षिणापथ के, यानी आर्यवर्त के 12 राज्यों की विजय की थी। फिर दक्षिणापथ के जो है 12 राज्यों को विजित किया था। वहां पर इन्होंने जो नीति अपनाई थी वो थी घृण मोक्षा नुग्रह की नीति अपनाई। और विजय के बाद जो राज्य होते थे उन्हें वापस कर दिया गया था। यानी आपने आर्यवर्त में आपने राज्य जबरदस्ती ले लिए, परंतु दक्षिणावर्त में आपने राज्य वापस लौट लिए। इन 12 राज्य यहाँ भी विजित किए। और फिर आठवें राज्यों की विजय की थी, यानी जिन्हें वन प्रदेश कहा जाता है, उनकी विजय की। वहां पर इन्होंने नीति अपनाई। कौन सी नीति थी इनकी? परिचारीकृत। ठीक है, परिचारीकृत की नीति अपनाई, लिखते जाना है। और वन प्रदेश पर आठवें राज्यों की विजय की थी। सीमावर्ती विजय की थी। सीमावर्ती पर जो नीति अपनाई थी वो भी याद कर लीजिए। सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन। ठीक है, ये नीति अपनाई थी इन्होंने। कौन से राज्यों पर? सीमावर्ती राज्यों पर। विदेशी जो राज्य थे, इन्होंने कौन कौन से राज्यों का उन्मूलन किया? शक है आपके, कुषाण है, सिंघल हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पर जो नीति इन्होंने अपनाई थी वो है आत्मनिवेदन, कन्योपायन, याचना, धुत पायन। इनकी नीति इन्होंने अपनाई थी। किसने? आपके पता है कौन सा राजा है ये? आपका समुद्रगुप्त। फिर इसने धार्मिक उपलब्धियां कैसे धारण की थी? ब्राह्मण धर्म का ये क्या था? अनुयायी था, यानी ब्राह्मण धर्म को ये मानता था और सहिष्णु शासक था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करवाए और विजयों के उपरांत इसने अश्वमेध प्रकार के यज्ञ भी करवाए थे। और इसके जिसने जो श्रीलंका का एक शासक था, कौन था? मेघवर्मा। याद रख लेना, कभी पूछा जा सकता है, मेघवर्मा। इसको जो बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी भारत में। ठीक है, श्रीलंका के शासक को क्या बनाने की अनुमति दी थी? बौद्धों के लिए विहार बनवाने की अनुमति इन्होंने दी थी। और 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं इसने जारी की थी। एक गरुड़ मुद्रा, अश्व मुद्रा, धनुधर मुद्रा, परशु मुद्रा और व्याघ्रहंता और बीड़ा शरण। इसकी इसने क्या करवाई थी? जो मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं, क्योंकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जिन्होंने चलाई थी वो यही थी। और सबसे पहले जिन्होंने चलाई थी वो कुषाण थे। ठीक है, जो शुद्ध सोने की जो बोलते हैं। और इनके दरबारी आपको पता है हरिश्चंद्र थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीड़ा से ये लोग प्रारंभ करते थे। कौन? समुद्रगुप्त। इसके बाद एक इनका भाई हुआ था रामगुप्त, परंतु इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। परंतु उसकी पत्नी के बारे में मिलती है, ध्रुव देवी, जिसको शकों ने स्वीकार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय उन्हें बचाने गया, फिर वही उनसे शादी कर लेता है। वो एक कहानी है। ठीक है, और विशाखा दत्त जो रचना है उस समय देवी चंद्रगुप्तम, उसमें इसका वर्णन मिलता है। एक और आपकी इनकी मुद्रा राक्षस है पुस्तक, वहाँ से भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, 2 किताबें आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आपका महानतम शासक कहा जाता है। 375 से 415 तक या 414 कहीं कहीं मिलेगा। उस टाइम पीरियड तक आपका कौन रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय रहा था। ठीक है, इसकी जो समुद्रगुप्त का कौन था? ये पुत्र था। और इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र और उज्जैन। उज्जैनी कौन सी थी इसकी? दूसरी राजधानी। पहली कौन थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है आपको? महरौली, लौह स्तंभ और सांची अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में रायसेन में मिलेगा। उदयगिरी गुहा लेख है, वो वहाँ से मिलती है। तो ये तीनों याद कर लेना आप लोग। महरौली साथ में लिखते चलना। पेन और कॉपी लेके बैठा करो ताकि आपको इजी हो।
उदयगिरी, और नोट्स बनाते चलो साथ में, ठीक है। उदयगिरी, इन तीनों से जानकारी मिलती है। इसने उपाधियां धारी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लेना। विक्रमादित्य, पहली तो यही आपकी उपाधि है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, दूसरी देवगुप्त की, ठीक है, तीसरी देवराज की, ठीक है, फिर देवश्री, थोड़ा लिखा सही नहीं जा रहा है पर आप लोग देख लीजिए, फिर परम भागवत, ठीक है। ये उपाधियां धारण की थी। और जो आपका और सकारी भी इसकी उपाधि है, और गड़ारी भी, और सिंह विक्रम, ये उपाधियां इन्हीं की हैं। और उपलब्धि क्या थी, इन्होंने जो चंद्रवंश की चंद्रगुप्त ने क्या किया था, नागवंशी कन्या कुबेर नागा से, किससे, नागवंशी कन्या कौन थी, कुबेर नागा से विवाह किया था, कुबेर नागा, इनसे विवाह किया था। इनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, बाकाटक वंश का एक शासक था रुद्रसेन द्वितीय, याद रख लेना, कौन, रुद्रसेन सेकंड, कौन सा शासक था, बाकाटक, बाकाटक, इनसे शादी हुई थी इनकी पुत्री प्रभावती की, ठीक है। पुत्र का जो विवाह किया था कदम वंशीय राजकुमारी से किया था, कदम वंश में पुत्र की शादी कर दी थी, और पुत्री की शादी की थी बाकाटक में, और खुद की शादी की थी इन्होंने नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सैन्य उपलब्धियां इनकी क्या है, कला साहित्य के बारे में भी बात करेंगे। सैन्य उपलब्धियां हैं, जैसे गणराज्यों का विनाश किया था, ठीक है, और इन्होंने मद्र है, खरपरिक, एक वहाँ पर गढ़ था, उनका भी विनाश किया था। और तभी इन्होंने क्या किया था, खरपरिक को समाप्त करने पर इन्होंने गड़ारी जो उपाधि थी वो धारण की थी, ठीक है। क्या, गड़ारी की जो उपाधि धारण की थी वो खरपरिक जो था उनको मारने के बाद धारण की थी, ठीक है। और इन्होंने बंगाल और उपाक कामरूप के राजाओं को भी हराया था साथ में, ठीक है। शक क्षेत्रों पर विजय की थी उन्होंने, ठीक है। शकों पर जो उन्मूलन किया था वो उसके याद में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और साथ में शकों के जो रुद्रसेन तृतीय था उसको हराया था। मालवा में इन्होंने व्याघ्र शैली में सिक्के चलवाए और जो चांदी के थे, और शेर वाले सिक्के चलवाए, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी जानकारी जो मिलती है उदयगिरी गुहा लेख से मिलती है, जो किसका है, वीरसेन का है, वीरसेन का उदयगिरी गुहा लेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और शक विजय की जो जानकारी मिलती है वो सांची अभिलेख से मिलती है, जो कि आपका रायसेन में है, और अभिलेख से मिलती है। और सोलर सिटी भी सांची को कहा जाता है, ठीक है। उस समय इनका जो शकों में उन्मूलन किया था, उस समय इनका जो सेनापति था कौन था, याद लिख लीजिए, आम्रकारदेव, ठीक है। फिर इनका जो अनुयायी थे, वैष्णव धर्म अनुयायी थे, इनका जो राजकीय चिन्ह था गरुण। तो गुप्त वंश में जो सभी का चिन्ह लगभग क्या मिलेगा, गरुण मिलेगा। इनने किस चीनी यात्री को संरक्षण दिया था, तो फायान, याद कर लेना, फायान किसके समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इन्होंने मालवा की भूमि को उर्वरा और सबसे अच्छी भूमि बोला था, ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, स्वयं विद्वान और विद्वानों को संरक्षण दिया था, मैं खुद भी बहुत अच्छे विद्वान थे और उनको संरक्षण दिया था। कला है, साहित्य है, इनके समय में एक चरम स्थिति पर जो कहा जाता है ना, वैसी थी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें इनके समय हुई थी, जैसे कालिदास इनके समय में था, अमर सिंह था, ठीक है, और बरामिहिर था, और धन्वंतरी था, क्षरप्रक था, 9 रत्न में थे। देखो आपका 3 तो यहीं पर आपके दिख रहे हैं, कालिदास, अमर सिंह, बरामिहिर, और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में देखो अपन नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। धन्वंतरी था आपका, ये चिकित्सक था, ठीक है, धन्वंतरी। फिर आपका शंकु, ये वास्तुकार था। फिर बेताल भट्ट, ये आपका धर्माचार था। फिर आपका घटकर पर था, जो आपका कौन था, कूटनीतिज्ञ था। और बरामिहिर आपके ज्योतिष थे। और बरूची कौन थे, आपके व्याकरणाचार्य थे। तो ये सारे इसके 9 रत्न थे, नाम आप लोग लिख लेना। और उज्जैन और जो पाटलिपुत्र था उस समय इनका क्या था, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। किसका, गुप्त वंश का शिक्षा का केंद्र उज्जैन और पाटली हुआ करता था, पाटलिपुत्र जिसको कहा जाता है। और इन्होंने मेहरोली स्तंभ लेख है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुप्तों ने, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसी ने चलवाए थे, ठीक है। और इन्होंने स्वर्ण, उस समय जो स्वर्ण मुद्रा होती थी गुप्तों के समय, उन्हें क्या कहा जाता था, स्वर्ण मुद्राओं को दीनार और चांदी को रूपक कहा जाता था। चांदी को क्या कहा जाता था, रूपक। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा। अब आते हैं कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त के बारे में क्या है, 415 से लेके 455 तक ये रहा था आपका कुमारगुप्त। उपाधि क्या धारण की थी, महेंद्रादित्य, नाम थोड़ा लिख दीजिए, लिखती हूँ मैं, महेंद्रादित्य,
थोड़ा समझने के लिए आपको बता रही हूँ, थोड़ा हाथ से लिखते हैं तो राइटिंग सही नहीं आती है। परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या उपाधि धारण की? परम भागवत। ठीक है, लिखते चलिए, भागवत की उपाधि धारण की थी। और एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है व्याघ्र पराक्रम। जैसे सकारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, इसी प्रकार इन्होंने व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की थी। सर्वाधिक अभिलेख जिसके मिलते हैं वो 18 अभिलेख इन्हीं के मिलते हैं, कुमार गुप्त के। ठीक है, ग्वालियर का तुमेन अभिलेख में, जो ग्वालियर में कौन सा अभिलेख है, चलो देखते हैं। तुमेन अभिलेख कहाँ पर है? ये ग्वालियर आपका जो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से क्या मिलता है, इनको क्या कहा है? शरदकालीन सूर्य की भांति माना गया है। शरदकालीन, ये शरद पूर्णिमा पर जो सूर्य निकलता है उसकी भांति इनको माना गया है। मंदसौर अभिलेख है, जिसकी रचना किसने की थी? ये MPPSC में पूछा गया है, वत्स भट्टी ने। ठीक है, किसने की थी? वत्स भट्टी ने। और ये रचनाकार थे। और मंदसौर अभिलेख इन्हीं के शासनकाल का अभिलेख है, जिसको दसपुर अभिलेख कहा जाता है, जहाँ पर क्या शिल्पी जो शिल्प का कार्य करते थे, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी भी मिलती है। जो रेशम बुनकर थे वो आपके मंदसौर में कहाँ से आए थे? तो गुजरात के लाट प्रदेश से ही आपके बुनकर हैं, वो आपके मध्य प्रदेश में आए हुए थे। और यहाँ पर मंदसौर में सूर्य मंदिर का भी वर्णन मिलता है, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रांतपति था गुप्तों का, वो कौन था आपका? याद रखने के लिए ध्यान रखिए, बंधु वर्मा। बंधु वर्मा, ये बंधु वर्मा जिसको कहा जाता है, ये इनका क्या था? प्रांतपति था, जिसने बुनकर श्रेणी के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय। हूणों को इसने समाप्त किया था। ठीक है, 14 प्रकार की मुद्राएं इसने बनवाई। तो सबसे ज़्यादा कुमार यानी कुमार कार्तिकेय से याद कीजिए, उनका साधन क्या है? मयूर। तो मयूर प्रकार की आकृति की जो मुद्राएं हैं वो किसने? गुप्त ने बनाई थी। धनदेव ताम्रपत्र से भूमि दान का अभिलेख मिलता है। किससे? धनदेव ताम्रपत्र से। अब आते हैं नेक्स्ट राजा आपका कौन है? स्कंदगुप्त। ठीक है, ये कुमारगुप्त का पुत्र था और 455 से लेकर 467 तक आपका ये कुमारगुप्त रहा था। और हूणों के आक्रमण को इसने भी रोका था, लेकिन इसके संघर्ष आर्थिक स्थिति कमजोर थे, यानी इतना प्रतापी नहीं हो पाया जितना इसके जो पेरेंट्स थे वो थे। ठीक है, हूण की विजय के बारे में कौन सा अभिलेख है जहाँ से जानकारी मिलती है? तो भीतरी स्तंभ, जो कहाँ पर है? भीतरी स्तंभ आपका यूपी के गाजीपुर में मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा? गाजीपुर में। वहाँ पर इसके बारे में, मतलब जो हूण विजय है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसने जो सुदर्शन झील है उसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था, यानी फिर से पुनर्निर्मित करवाई थी। और जो राज्यपाल था उनका कौन था? पर्णदत्त का पुत्र दत्त है, चक्रपालिक, इसने करवाया था। ठीक है, पर नाम किसका लिया जाता है? आपका स्कंदगुप्त का। वृषभ आकृति के सिक्के चलवाए थे, यानी वृषभ आकृति के इन्होंने क्या चलवाए थे? सिक्के चलवाए थे, और मयूर के भी चलवाए थे। तो दोनों चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, सॉरी, मयूर के आपके कौन था? कुमारगुप्त था। और इन्होंने किसके? वृषभ के, स्कंदगुप्त। और किसको समाप्त किया था? हूणों को। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लेना है। फिर आपके जो राजा आए थे, उत्तरवर्ती शासक आए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पुरुगुप्त आया था, भानुगुप्त आया था। पुरुगुप्त क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था इसने, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए पुरुगुप्त। ठीक है, कभी आ जाए तो गलत ना हो। इसने क्या कि बौद्ध धर्म अपना लिया और ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ये रहा था। फिर बुद्धगुप्त आया था, फिर नरसिंहगुप्त आया था, फिर लादित्य गुप्त आया था, फिर भानुगुप्त आया था, जिसका एरन अभिलेख मिलता है। ठीक है, 510 का। सती प्रथा का सबसे पहले अगर कोई प्रमाण मिलता है तो वो यही मिलता है, सागर में है। ठीक है, फिर अंतिम जो शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन है? विष्णुगुप्त है। और प्रथम जो सम्राट है वो कौन है? आप लोग बताइए। वो आपका श्रीगुप्त है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अंतिम विष्णुगुप्त और प्रथम श्रीगुप्त। तो यहाँ पर इनका पतन प्रारंभ हो गया था। तो पतन किस प्रकार हुआ था? देखो यहाँ पर अंतिम शासक आपको दिख रहा है, विष्णुगुप्त। ठीक है, अब इनकी जो वंशावलियाँ हैं वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, किसने क्या क्या अपन ने ऊपर देख लिया था। ठीक है, अब अपन देखते हैं। अब देखिए गुप्तों का पतन कैसे हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि हूण का आक्रमण होने के कारण इनकी व्यवस्था है कमज़ोर हो गई थी, और जो मिहिर कुल था वो प्रतापी शासक था, इसने हरा दिया था, यानी बलादित्य एवं यशोधर्मन को हरा दिया था। मंदसौर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। तो ऐसा माना जाता है हूणों के आक्रमण के कारण ये लोग समाप्त हुए थे। एक और माना जाता है प्रशासन। पहला क्या लिख लीजिए? हूण आक्रमण। दूसरा लिख लीजिए
प्रशासनिक दोष, यानी ये लोग क्या करने लगे थे कि उच्च वंशानुक्रम होने के कारण व्यक्ति की नियुक्ति क्या हो गए थे, अंतः प्रशासन में दोष उत्पन्न हो गया था। यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वंशानुगत हो गई थी, जिसके कारण यानी जो राजा के जो सेनापति होते थे वो उच्च पदों पर वही होते थे जो उनके पुत्र पिता थे, उनके बाद उनका पुत्र होने लगा। फिर सामंती प्रथा क्या है, सामंतवाद, यानी जो केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी थी इस समय सामंतवाद द्वारा क्या होने लगा था, स्वतंत्रता की घोषणा की जाने लगी। तो ये कारण रहे थे। चौथा माना जाता है अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी उसके बाद आप देखना स्कंदगुप्त के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए थे वो बिल्कुल भी ऐसे थे जो राजा बनने लायक ही नहीं थे। फिर वाणिज्यिक व्यापार में गिरावट आ गई थी। उस समय क्या हुआ था, मध्य एशिया था, वहाँ से हूणों का अधिकार हो गया था। अब जो व्यापार वाणिज्य होता था उस पर अवरोध उत्पन्न हो गया। असामाजिक असंतोष हो गया, जैसे वर्ण व्यवस्था कठोरता आ गई थी। शूद्र वैश्य और नाराज हो गए थे ब्राह्मणों से, क्योंकि ब्राह्मणवाद ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, धार्मिक असंतोष हो गया था। धार्मिक असंतोष कैसे हो गया कि जो शासक थे पहले ब्राह्मण धर्म के थे, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो वो संरक्षण देने के कारण आपस में मतभेद हो गया। ठीक है, तो जैसे नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त ने करवा दी, तो इस तरह से असंतोष उत्पन्न हो गया। फिर क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्रता, जैसे राजा थे आपके बल्लवी के मैत्रक थे, कन्नौज के मौखरी थे, थानेश्वर के वर्धन वंश थे, जिन्होंने क्या कर लिए थे, अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी गुप्त वंश से हटके। तो इस प्रकार से गुप्त वंशों का क्या हो गया, साम्राज्य का विनाश हो गया। देखिए इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य तंत्रात्मक व्यवस्था इनकी थी, कैसी थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राज्यों को प्रांतों को जो भुक्ति कहा जाता था, ठीक है, और साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। जो प्रांत होते थे उन्हें भुक्ति कहा जाता। अधिकारियों को उपरिक्त विषयपति या ग्रामिक में प्रमुख थे। न्याय व्यवस्था संगठित और धर्मशास्त्र पर आधारित थी। ठीक है, जो शासन का स्वरूप था वो क्या था, केंद्रीय प्रशासन था, और सर्वोच्च पद कौन होता था, राजा होता था। यानी सर्वोच्च पद जो राजा होता था और वंशानुक्रत होता था। और राजा को क्या माना जाता दैवीय रूप, यानी राजा क्या है, देव है, एक तरह का। जो राजा जो कहेगा वो सत्य है। ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद होती थी। इसमें राजा की सहायता के लिए क्या होते थे, अनेक मंत्री होते थे जिन्हें अमात्य कहा जाता। क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता। सर्वोच्च अधिकारी कुमारा मात्र होता था, और जो वेतन नगद रखता था वो भू राजस्व के रूप में ये लोग लेते थे। ठीक है, अमात्य सर्वोच्च अधिकारी होता था, और इसकी सर्वोच्च अधिकारी कुमारा मात्र, यानी यहाँ पर अमात्य सबसे प्रमुख मंत्री होता था। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था। जैसे साम्राज्य का जो विभाजन है आपको पता है प्रांतों में होता था, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, और उपरेक या गोप्या कहते थे, जिसका जो प्रमुख होता था, क्या, उपरेक या गोप्या। ठीक है, याद रखना है, प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसे उपरेक या गुप्ता कहा जाता था। ठीक है, जिला प्रशासन हुआ करता था, जिसे विषय कहा जाता था। जिला को क्या कहा जाता था, इस समय विषय कहा जाता था। याद रखना है, सारे टर्म्स कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और विषय का जो यानी जो जिला है उसका प्रमुख कौन होता था, विषयपति होता था। इसके अंतर्गत 2 अधिकारी आते थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक सौल्किक जो कर एकत्र करता था, ठीक है, एक गौल्मिक, ये क्या करता था, जंगल में देखभाल का कार्य करता था। ठीक है, अब आता है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन प्रमुख अधिकारी कौन होता था, नगर का कौन होता था, पुरपाल। याद रखने ना, पुरपाल प्रमुख होता था जो नगर में प्रशासन की देखरेख करता था। ग्रामीण प्रशासन होता था, ये सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम। ठीक है, प्रशासन की अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो ग्राम हुआ करती थी, और इसका प्रमुख जो होता था ग्रामिक। जैसे नगर का प्रमुख पुरपाल होता था और ग्राम का प्रमुख ग्रामिक या ग्रामीण जिसे कहा जाता है वो होता था। फिर न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो यहाँ पर दीवानी और फौजदारी कानून पृथक और परिभाषित अच्छे से थे। तो राजा सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, और प्रमुख जो न्यायिक अधिकारी था वो कौन था, महादंड नायक। महादंड नायक सर्वोच्च अधिकारी था। और दंड विधान कैसा होता है, लचीला और नम्र। ठीक है, इस समय का दंड विधान था। अब राजस्व कैसे ये लोग एकत्र करते थे, जो भूमि कर के रूप में राजस्व एकत्रित हुआ करता था, और 1/4 से लेकर 1/6 राजस्व एकत्र होता था उस समय में। और जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन था, द्रुवाधिकरण कहलाता था। कौन, द्रुवाधिकरण। याद कर लेना थोड़ा, ये टर्म्स आपके कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सैन्य प्रशासन। अब सैन्य जो प्रशासन है क्या, सर्वोच्च अधिकारी होता था सेना को देखरेख करने के लिए, वो कौन कहलाता था, महाबलाधिकृत। लिख लीजिए, महाबलाधिकृत सर्वोच्च अधिकारी होता था। सेना कैसी होती थी, 3 तरह की सेना होती थी आपकी, पैदल सेना, अश्व सेना और गज सेना। ठीक है, और अब देखते हैं प्रशासन का सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष क्या था। ठीक है, तो ये जो सकारात्मक पक्ष क्या है प्रशासन का, सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी व्यवस्था आई थी। क्या आई थी, सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी व्यवस्था आई थी। थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ।
और नकारात्मक पक्ष क्या था? प्रशासनिक अधिकारियों का वंशानुगत होना। जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, वंशानुगत होने के कारण क्या हुआ था? प्रशासन दक्षतापूर्ण न रहकर एक मतलब वंश के हाथ में, जैसे गुप्त वंश का पतन का कारण क्या था? उनके जो राजा थे वो कमजोर थे, इसके कारण पतन हो गया। अश्वारोही सेना का महत्व अधिक, मतलब अश्व पर ज़्यादा ध्यान देते थे, घोड़े पर, तो इसका महत्व अधिक होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन भूमि के रूप में देना। तो उस समय क्या सामंतवाद का उदय हो गया। तो सामंतवाद का उदय होने के कारण क्या है? राजा अब स्वतंत्र होने प्रारंभ कर दिए थे। श्रेणी प्रशासन को स्वायत्ता, यहाँ पर जो श्रेणी प्रशासन था उसको स्वायत्ता देती, वो अपना अलग ही प्रशासन चलाते थे। स्थायी सेना का विकास नहीं किया गया था, इसका नकारात्मक पक्ष था। तो अपने सकारात्मक पक्ष क्या क्या देख लिए? सर्वप्रथम इन्होंने क्या फौजदारी और दीवानी न्यायालय की स्थापना, न्याय की व्यवस्था की थी। अश्वारोही सेना को महत्व अधिक दिया था, ठीक है। श्रेणी प्रशासन को स्वायत्ता दी थी, ठीक है। ये उनके सकारात्मक पक्ष हो गए। नकारात्मक पक्ष क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों का वंशानुगत होना, प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन भूमि के रूप में देना, और तीसरा है आपका सामंतवाद का उदय और स्थायी सेना का विकास नहीं। तो ये सब चीज़ें इसके क्या है? नकारात्मक पक्ष के कारण है, ठीक है। अधिकारी जिनके समय में जो हुआ करते थे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे महाछपतलिक जो राजाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। महाछपलिक लिखो, महाछपतलिक, ये क्या करता था? जो राजा आज्ञा देते थे उनको लिपिबद्ध करने का कार्य करता था, ठीक है। आज्ञा को लिपिबद्ध करने का कार्य ये करता था। दूसरा है अग्रहारिक, कभी कभी पेपर में आता है अग्रहारिक, ये अग्रहारिक है, थोड़ा मिल गया है, देख लीजिए। ये दान विभाग का अधिकारी होता था। क्या? दान विभाग। कौन सा दान विभाग? सर्वाधिक भूमि दान, उसका अग्रहारिक, ठीक है। फिर न्यायाधिकरण, ये भूमि संबंधी विवादों को निपटाता था, ठीक है, भूमि संबंधी। नेक्स्ट है विनय स्थिति स्थापक, ये क्या करता था? धार्मिक मामलों को अधिकारी होता था, ठीक है। विनय स्थिति स्थापक लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो वहां से गलत ना हो, ठीक है। ये सब चीजें अपन ने देख ली हैं। एक और डायमेंशन आता है इनका सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इनकी? तो सामाजिक व्यवस्था इनकी पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणवादी समाज था, वर्ण पर आधार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्यों में बड़ा होता। शूद्रों की स्थिति में इस समय क्या हो गया था? सुधार हो गया था। पंच महायज्ञ कर सकते थे शूद्र, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना है, जाति प्रथा में 2 विवाह इस समय प्रचलित हो चुके थे, जनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनेक जातियों का उदय हो गया था, जैसे निषाद है, चांडाल है। इस समय आ गई थी 2 जातियां, निषाद और चांडाल, ठीक है। अस्पृश्यता का बारे में फायान ने कहा है, अस्पृश्य जो वर्ग हुआ करता तो बस्ती से बाहर रहा करता था, क्योंकि फायान ने कहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बस्ती से ये बाहर रहते थे। वैश्यों की स्थिति उस समय कैसी थी? जब गुप्त वंश में तो कमी, मतलब थोड़ा कमी आई थी वैश्यों की स्थिति में, और इनको स्थिति कम हुई। शूद्रों के बराबरी इनकी स्थिति हुआ करती थी वैश्यों की। स्त्रियों की दशा में क्या हुआ था? इस समय देखो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और देवदासी प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देवदासी प्रथा, कभी कभी पूछी जाती है। स्त्री की दशा में देवदासी का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका गुप्त काल में ही हुआ था। उच्च वर्ग की स्थितियाँ क्या करें? संपत्ति के अधिकार दिए गए थे, ठीक है। कायस्थ जाति थी, जो लिपिबद्धता कर्ता का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कायस्थ जाति के रूप में। दास प्रथा यहाँ पर थी, जिसका वर्णन आपको नारद स्मृति में मिलता है। किसका? दास प्रथा का, ठीक है। दास प्रथा का वर्णन कहाँ मिलता है? नारद स्मृति में मिलता है। और कितने प्रकार के दास बताए हैं? 15 प्रकार के, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। सामंतवाद यहाँ पर आ गया था, ठीक है। और शिक्षा के लिए व्यवस्था थी, जैसे नालंदा है, उज्जैन है, वाराणसी है, शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ये लोग क्या भोजन करते थे? शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। वस्त्र क्या है? ग्रामीण जीवन के अनुरूप वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन क्या होते थे? नृत्य होती थे, गीत नाटक है, आखेट करने का कार्य करते थे, ठीक है। ये सभी चीज़ें इनको द्वारा की जाती थी। फिर इनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी? एक तो ये कृषि से कर लेते थे। अरहट नामक जो यंत्र है उसका वर्णन इसमें मिलता है, जो पानी के लिए अरहट या हरघट इसको कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। और सिंचाई में इसका उपयोग करता था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इस समय हुआ था। और भूमि के प्रकार इस समय 3 प्रकार की भूमि हुआ करती थी, वो आप देख लीजिए। अब दैव मात्रक कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो बिना वर्षा के फसल हो जाए, ठीक है, अदैव मात्रक। फिर एक दैव मात्रक जिसमें आपको वर्षा की आवश्यकता होगी। फिर तीसरी थी अग्रहर। क्या? अग्रहर, ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी। क्या? कर मुक्त भूमि। फिर शिल्प उद्योग हुआ करते थे। महत्वपूर्ण उद्योग कैसे? है, सूती वस्त्र है, रेशम है, ठीक है। रेशम बुनकरों की श्रेणी आपको कहाँ मिलती है? मंदसौर में।
ऊनी वस्त्र हैं, इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य मध्य एशिया है, रोम है, अरब है, वहाँ से ये व्यापार और वाणिज्य का कार्य करते थे, परंतु सामंतवादी प्रथा होने के कारण, बाद में आने के कारण अवरुद्ध उत्पन्न हो गया। ठीक है, यातायात के साधन कैसे हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। जैसे पूर्वी बंदरगाह के रूप में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ताम्रलिप्ति, कभी कभी पूछा जाता है। और कहाँ पर है ये, आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ताम्रलिप्ति का वर्णन मिलता है। फिर भड़ौच, कभी कभी ये पेपर में आए हुए हैं। भड़ौच कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में। ये बंदरगाह हुआ करते थे जहाँ पर व्यापार किया जाता था, यातायात के साधन हुआ करते थे। सिक्के, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मिले हैं यहाँ पर, जिन्हें दीनार कहा जाता था। चांदी है, जिसे रुपया, आपको रुपयक जिसे कहा जाता था। रुपया तो आपका शेषा सूरी ने नाम दिया, रूपक क्या है, आपका चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, नगरीकरण कैसा हुआ, अंतिम चरण में जो पाटलिपुत्र है, मथुरा है और गंगा घाटी के नगर हैं, उनका ह्रास हुआ और नगरों का उदय हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपके नगर बने। अब हम इनकी कला और संस्कृति, जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, उसके बारे में जानकारी आपको प्रदान करेंगे, और जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए वास्तुकला। वास्तुकला में क्या हुआ था, मंदिर हैं, स्तूप हैं, गुफाएं हैं, इनका निर्माण इस समय हो गया था। मंदिर निर्माण में शिखर शैली, नागर शैली का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, किसका, नागर शैली का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण में ईंटों व शिखर का प्रयोग किया जाने लगा। मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे और जिसमें गर्भगृह होता था, जहाँ जो प्रमुख देवता होता था उसकी मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश का 10 अवतार मंदिर, विष्णु को समर्पित पहली बार शिखर का इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है, और भगवान विष्णु के क्या है, 10 अवतार यहाँ पर हैं। फिर भीतरी गांव मंदिर है जो उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ प्रारंभिक हिंदू मंदिर था ये। ठीक है, कौन सा, ये। फिर भूमरा एवं खोद जो जगह है, वहाँ पर शिव मंदिर है जो नागदा सतना में था। फिर एक नचना कुठार मंदिर है, नचना कुठार मंदिर है, ये आपका पार्वती मंदिर है, जो आपका कहाँ मिलेगा, पन्ना में मिलेगा। ठीक है, उदयगिरी गुफाएं हैं जो विदिशा में मिलेंगी, विष्णु के बराह अवतार का यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, सांची का अजंता की गुफाएं यहाँ पर मिलेंगी। गुप्त शैली के चित्रण स्तूपों का वर्णन है। ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, किसका, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मूर्ति कला में इसमें जो गांधार और मथुरा शैली के विकास में हुआ, और जो सारनाथ का विकास हुआ। ठीक है, गांधार और मथुरा शैली। मूर्ति निर्माण में कैसा, लाल और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, बलुआ। ठीक है, पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अध्यात्म पर आधारित मूर्तियां बनाई जाती थी, और हिंदू बौद्ध जैन सभी की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, चित्रकला में जो देखो, विष्णु में बराह मूर्ति, उदयगिरी विष्णु के अवतार का रूप है। सीडेड बुद्ध सारनाथ में बौद्ध जो उत्कृष्ट है मूर्ति कला में, उसका वर्णन है। चित्रकला में आपको पता है अजंता की गुफाओं में संरक्षित चित्र है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर, और एक और इम्पॉर्टेंट गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं, जो मध्य प्रदेश के धार में। तो पहले अपन क्या बात कर लेते हैं, अजंता की गुफा। यहाँ पर 29 गुफाओं में से 7 गुफाएं ही शेष बची हुई हैं। ठीक है, और 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19 गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। क्या है, गुप्तकालीन मानी जाती हैं। और ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं। ठीक है, और जो गुफाएं हैं उनमें लाल, हरा, सफ़ेद और काला 4 रंगों का प्रयोग किया है, परंतु एक रंग है नीले रंग का, इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और जो अजंता की गुफाओं की खोज की थी वो जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। कब, 1818 और 19 में। और 16 नंबर की गुफाएं हैं यहाँ पर, उसको कहा जाता है मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है, इसलिए मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलने के कारण इसे 16वीं गुफा प्रसिद्ध है। ठीक है, 17वीं गुफा क्या है, चित्रकला की, क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र इसी में मिलते हैं, इसलिए इसे चित्रशाला कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो बौद्ध थे आपके, उनके जन्म तक से लेकर मृत्यु तक की जो चित्रकला है वो यहाँ पर मिलती है। बाकी गुफाएं आपकी धार में। अब बाकी गुफाएं कहाँ मिलेंगी, आपकी धार में। यहाँ पर जो गुफा हैं कुल 9 हैं, परंतु 1, 7, 8, 9 यानी 4 गुफाएं ही शेष रह चुकी हैं। और गुफा नंबर फर्स्ट थोड़ा देख लीजिए, काफ़ी कभी पेपर में आया हुआ इस बार का प्रश्न है, ग्रह गुफा। इसे क्या कहा जाता था, ग्रह गुफा। सेकेंड गुफा को क्या कहा जाता है, पांडव गुफा। थोड़ा क्रम इसका याद रखिए, क्योंकि इस बार का PSC एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। थर्ड गुफा को क्या कहा जाता था, हाथी काना। और जो 5वें नंबर की गुफा थी, इसे रंग महल। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसकी खोज किसने की थी, जो बाकी गुफाएं, डेंजर फील्ड ने। कब की थी, 1818 में।
1818 में ही अजंता की गुफा की खोज जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। और मध्य प्रदेश की अजंता कहा जाता है इसको, बाकी गुफा कभी कभी प्रश्न में आ जाता है तो आप लोग सही करके आना। ठीक है, साहित्य कैसा था यहाँ पर? साहित्य की दृष्टि से भी अभूतपूर्व वृद्धि इस समय हुई थी। जैसे रामायण है, महाभारत है, पुराण स्मृतियों का अंतिम रूप इसी समय में दिया गया था। जैसे नारद स्मृति हो गई, बृहस्पति स्मृति हो गई, पाराशर स्मृति हो गई। इसकी रचना नारद, बृहस्पति और पाराशर तीनों स्मृतियों की रचना आखिर किसमें हुई थी? गुप्त वंश में हुई थी। श्रेष्ठ कवि जैसे कि हरिसेन है, वत्स भट्टी है, वीरसेन है, इनका उदय इसी समय हुआ था। कालिदास है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मेघवंशम, रघुवंशम, कुमार संभव की रचना की थी। नाटककार कौन थे? स्वप्नवास, जो भास थे, इनका जो नाटक था स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, इनका जो नाटक था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भास्कर हो गए, खगोल शास्त्री हुआ करते थे। आर्यभट्ट है, जिसने शून्य का आविष्कार किया, पाई का मान बताया, दशल्लभ प्रणाली है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। कभी कभी आता है पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर पंचतंत्र नामक पुस्तक भी यहाँ पर लिखी गई थी। जो किसने लिखी थी? कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, विष्णु वर्मा ने। ठीक है, विष्णु शर्मा ने, सॉरी। और अमर सिंह का अमरकोश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ आपको, अमरकोश। ठीक है, भास्कर अपन ने देख लिया। बागभट्ट का अष्टांग हृदय है। ठीक है, बागभट्ट ने क्या लिखा? अष्टांग हृदय। धन्वंतरी ने धन्वंतरी संहिता लिखी थी। और बराहमी ने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक की क्या की थी? लिखी थी। ठीक है, विशाखा दत्त की अपनी मुद्रा राक्षस राजनीतिक आधारित नाटक है। और देवी चंद्रगुप्तम है, जो चंद्रगुप्त के बारे में बताती है। शूद्र की मृक्ष कटिंग है। अमर सिंह की अमरकोश आपका संस्कृत कोश है। ठीक है, संगीत और नृत्य कैसा हुआ करता था? जो संगीत और नृत्य धार्मिक अनुष्ठान मंदिरों दरबारों में लोकप्रिय थे। बीड़ा, मृदंग, बांसुरी जैसे, और जो देवीदासियाँ हुआ करती थी वो थी। और समुद्रगुप्त को बीड़ा वादक कहा गया है इस समय। ठीक है, धर्म दर्शन कैसा था? गुप्त शासक हिंदू धर्म से संरक्षक थे, लेकिन ये धार्मिक सहिष्णुता बरती। जैसे कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, कई सारे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। वैष्णव, शैव और शक्ति संप्रदाय का विकास किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। गुप्त काल में धर्म ग्रंथों की रचना और टीकाएं लिखी गई। शिक्षा और विज्ञान किस प्रकार से था? जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध अध्ययन और वैश्विक ज्ञान का केंद्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए जैसे कुमारगुप्त ने इसको स्थापित किया था, जहाँ पर शिक्षा का एक बहुत भी केंद्र था, जहाँ पर बाहर से लोग पढ़ने आते, जैसे पायन आया था, इत्सिंग आया था, हिंसांग आया था, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। आर्यभट्ट क्या गणित और खगोल शास्त्र का ग्रंथी था। ठीक है, इन्होंने गणित के बारे में बताया था। बराहमीर, ब्रह्मगुप्त जैसे वैज्ञानिक थे। ठीक है, और जैसे आपको शून्य का आविष्कार, दशल्लभ प्रणाली, त्रिकोणमिति, ये सभी आर्यभट्ट ने विकसित किए थे। ठीक है, और ये आपकी एक नज़र में याद करने वाली चीज़ें, जैसे वास्तुकला, शिखर युक्त मंदिरों की शुरुआत, गुफा मंदिर की शुरुआत, मूर्ति कला में आदर्श मानव रूप, धार्मिक भावनाएं इसमें थी। क्योंकि उस समय की गुप्तकाल की मूर्ति है बिल्कुल ऐसी रखती है कि आज के ज़माने में जो मशीन से बनाई जाती थी वैसी मूर्ति है। चित्रकला, अजंता की गुफा, जातक कथा है। साहित्य, कालिदास, भास, विशाखा दत्त है। संगीत, वीणा वादन, धार्मिक संगीत है। धर्म, बहुधर्मी सहिष्णुता है। शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कालिदास की अपन ने देख ली, विशाखा दत्त देख लिया, भास देख लिया। ठीक है, भास का भी अपन ने नाटक लेखक थे उस समय के। ठीक है, अजंता की गुफाएं हैं, सांची है, उदयगिरी है, प्रमुख कला केंद्र थे। और गुप्तकालीन मूर्तियां हैं जो सुंदरता, आदर्श मानव का मिलाकर रूप थी। और ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पर देख ली। पतन के कारण ये सारे अपन ने देख लिए थे पहले। हूणों के आक्रमण हो गया, उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी हो गई, आर्थिक शिथिलता हो गई, और सामंतवाद का प्रारंभ हो गया। ये सभी जो आपके समाप्त होने के लिए प्रमुख कारण रहे थे गुप्त वंश को। और अब महत्व पूछा जाए तो जैसे गुप्त काल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, कला की दृष्टि से कहा जाता है। ठीक है, कला और संस्कृति के विज्ञान, गणित, धर्म, साहित्य का भूतपूर्व विकास हुआ था, इसलिए कहा जाता है। प्रशासनिक दक्षता और जो धार्मिक सहिष्णुता थी उस समय में, यानी सारे धर्म, जो तीनों धर्म प्रमुख हैं वो उस समय थे, उनको सही से लागू किया इन लोगों ने। अंत में अपन अगर इसका कंक्लूजन निकालें, मूल्यांकन करें कि कैसा रहा था गुप्त वंश, तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से इस वंश में क्या हुई थी? अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। आर्थिक दृष्टि देख लो, सामाजिक दृष्टि देख लो, इसने मतलब बहुत ही ज़्यादा विकास किया था। यानी गुप्त कल एक तरह का स्वर्ण युग था उस समय, परंतु जो स्वर्ण युग माना जाता है वो कला एवं संस्कृति की दृष्टि से माना जाता है। और गुप्त काल के बारे में अपन ने पूरा डायमेंशन को कवर किया है, और एक ही वीडियो में पूरा गुप्त काल आपका रिवीजन हो गया है। हर
फैक्ट था जो इंपॉर्टेंट हो सकता था वो सारे कवर किए गए। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो गुप्त वंश के बारे में तो आपके प्रश्न गलत नहीं हो सकते गुप्त वंश से संबंधित। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।